हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नई तिथि के हिसाब से आप लोगों ने अपना रणनीति जो भी रोड मैप है वो बना लिया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के एक और टॉपिक को लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग से संबंधित है ना। इनसे भी एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी, है ना। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में जो भी एमसीक्यूज है पीवाईक्यू से रिलेटेड, जो एमपीएसबी में पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप 5 हो गया या फिर ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, इन इन पेपरों के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। उससे पहले जो भी पंचवर्षीय योजना से जो भी 12 योजनाएं रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कोई मॉडल हो गया, है ना, या फिर कौन सी सफल योजना रही, कौन सी असफल योजना रही, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम नीति आयोग, जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीईओ वर्तमान में कौन है ना, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप इसके बाहर देखने को मिले। सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर के माध्यम से कवर हो जाएंगी। और फ्रेंड, हम लोगों ने इसके पूर्व भी जैसे पॉलिटी के काफ़ी जैसे अनुच्छेद वगैरह हो गया, या फिर बात करें हम डीपीएसपी से रिलेटेड हो गए टॉपिक्स, है ना, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हो गए। इन पे ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चरों में 2 लेक्चर जो कि हमने पॉलिटी पे बनाया उस पे चर्चा कर चुके हैं। जो भी हमारे साथी आज नए जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जो लेक्चर डाले हुए प्लेलिस्ट में प्लीज़ आप विज़िट करें। उस पर काफ़ी शानदार तरीके से उस लेक्चरों को कवर किया था हम लोगों ने। और हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े आज के इस लेक्चर में, और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो हम बात कर रहे थे, जैसा कि आज जैसा हम लोगों को पता चल चुका है कि हमारी अब तिथि कौन सी है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो भी आप लोगों ने अगर रणनीति बना ली हो, नहीं बनाई हो, तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। हम लोगों ने सुबह आज ही सुबह के टाइम में जो भी लेक्चर हमने सबमिट किया है उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ बिंदुओं पर बात की थी। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। सो मुझे आशा है कि आप लोग अब उसी रणनीति के तहत आप काम कर रहे होंगे। सो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जैसे हिस्ट्री के हो गए 4-5 लेक्चर हम लोगों ने वहाँ पे हिस्ट्री की काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। साथ ही साथ हम पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक्स लेके मतलब कवर करेंगे इसको भी, जहाँ तक हो सकता है जल्दी से जल्द। और साथ ही साथ हम जियोग्राफी हो गया, है ना, साइंस हो गया, और अदर सब्जेक्ट जो भी अभी छूट रहे हैं उनको भी काफ़ी जल्दी आप लोगों से मतलब डिस्कस करेंगे। सो आज हम देखते हैं पॉलिटी के जो टॉपिक्स हम लोग लेके आए हैं उस पर चर्चा करते हैं ना, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो आप लोग बने रहिएगा, काफ़ी आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर के माध्यम से, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। आप यूं ही उड़ाओगे क्वेश्चनों को। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं, डिस्कशन को शानदार बनाते हैं, है ना। सो फ्रेंड, आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास हो गया, या फिर संसाधनों के सही उपयोग करने की बात हो, या फिर गरीबी को हटाने की बात हो, बेरोजगारी को दूर करने की बात हो, आर्थिक असमानता कमी मतलब आर्थिक असमानता जो भी थी, जैसे काफ़ी अमीर गरीबी के बीच में फासला था, या फिर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में काफ़ी असमानताएं थी, उनको दूर करने की बात हो गई। और साथ ही साथ जब गरीबी है तो भाई अब उन्होंने सोचा कि यार इतने सारे रिसोर्सेस है हमारे कंट्री में है, तो हम लोगों को क्यों ना कुछ औद्योगिकरण किया जाए, कुछ आधुनिकरण किया जाए, है ना। भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिकरण की ओर ले जाया जाए। तो इस हिसाब से सरकार ने सोचा कि हमें क्यों ना पंचवर्षीय योजना इस टाइप की लेके आए कि उसमें हम काम कर सके, है ना, आर्थिक विकास कर सके, संसाधनों का सही उपयोग कर सके। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1951 में, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है ना। तो इसकी शुरुआत कब होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, जो कि 1951 है ना।
अब ये प्रेरणा किससे लेके, जो कि सोवियत संघ, जो कि जो रसिया था काफ़ी, जिसमें आज काफ़ी कंट्रीज डिवाइडेड हो गई है, बट उसे यूएसएसआर कहा जाता था, है ना, जिसकी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से प्रेरणा लेता है भारत। और अगली बात करें योजना आयोग की, तो जो 1950 में स्थापित होता है ना, योजनाओं का निर्माण करता था। 1950 में जैसे कि योजना आयोग का निर्माण किया, तो इसका बनाने का उद्देश्य यही था कि स्वतंत्रता के बाद में विकास को एक दिशा तय करना था, जो कि 15 मार्च है ना, 15 मार्च की तारीख थी 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। 15 मार्च 1950 को स्थापना करके ये योजना देखने की संतुलन समन्वित विकास की एक रूपरेखा तैयार करना था, जो कि 1951 से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं इसकी समाप्ति की। जो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हुई वो 2017 में होती है। 12 पंचवर्षीय योजनाओं के साथ योजनाओं का अंत होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो अपन नीति आयोग जिसे पढ़ते हैं, हम अभी इसी क्लास में पढ़ेंगे उसको आगे। अभी से बात करते हैं, जैसे कुल योजनाओं की बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना बनी, जो कि 1951 से 2017। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है आप लोगों के लिए। 1951 से 2017 तक के 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही थी। चलते अगले स्लाइड पे। बात करते हैं हम हमारे पंचवर्षीय योजना के पहली पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1951 से 1956 तक के रही। इसके लक्ष्य की बात करें तो यह कृषि, सिंचाई, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था, है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य किससे संबंधित है? कृषि, सिंचाई, खाद्यान्न से संबंधित है। मॉडल की अगर बात करें तो इसमें हेराल्ड डोमर मॉडल आता है। कौन सा आता है? हेराल्ड डोमर मॉडल आता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो कौन सी है? हेराल्ड डोमर मॉडल। विशेष की बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में कौन कौन सी जो विशेष कार्य होते हैं हमारे देश में, उसके बारे में चर्चा की गई है। जो कि भाकड़ नागल की अगर बात करें तो यह 1963 में यह योजना पूर्ण हुई, जो कि भाकड़ नागल बांध कहलाता है ना। एक बांध था जो कि सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो यह एक बांध था जिसे 1963 में पूर्ण किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि सिंचाई सुविधा, है ना, विद्युत का उत्पादन हो, और जो भी अगर सतलज नदी में बाढ़ अधिक आती है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके। वही अगर बात करें तो हीराकुंड बांध भी, यह भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत यह एक छोटा बांध था लेकिन हिमाचल प्रदेश में, और उसका निर्माण सिंचाई पेयजल की पूर्ति के लिए किया गया था। उद्देश्य स्पष्ट है कि खेतों की सिंचाई, वही पानी आपूर्ति बिजली के लिए किया गया था। सफलता की अगर बात करें तो यह लक्ष्य से ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की, है ना। और ट्रिक देख लीजिएगा याद रखने की, जो कि खेत हरा भरा, है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके लिए अपन एक याद रखने स्वरूप एक ट्रिक ले लेते कि हाँ, खेत हरा भरा। जैसे लक्ष्य तो हमने पाया ही है कृषि, सिंचाई, खाद्यान्न, तो उसी टाइप से हम लोग याद रखते हैं कि खेत हरा भरा, पहली पंचवर्षीय योजना। अंत में जब अपन इन चीज़ों को अपन सॉल्व करेंगे तो एकदम याद आ जाना चाहिए आप लोगों को कि हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था। चलते हैं अगले स्लाइड पे। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1956 से 1961 के बीच चली थी। लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें औद्योगिकरण, भारी उद्योगों को बढ़ावा मिला था। वही मॉडल की अगर बात करें तो महालनोबिस मॉडल हो जाता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल था, तो कौन सा था? महालनोबिस मॉडल, है ना। अगर बात करें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की तो क्या था, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हेराल्ड डोमर मॉडल, है ना। बात करते हैं विशेष की इसके, जो कि स्टील प्लांट, जो कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, जो कि इन पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें स्टील प्लांट भिलाई की तो यह हो जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में 1959 को इसको स्थापित किया जाता है ना। वही अगर बात करें दुर्गापुर की,
अगर भिलाई की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स ये सोवियत संघ जो कि रसिया है ना, यूएसएसआर से इसको सहयोग से बनाया गया था, है ना। और दुर्गापुर की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से, यूके के सहयोग से बनाया गया था इसे 1965 में। वही बात करें राउरकेला की तो ये उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था 1959 में। तो यह इस पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ विशेष प्लांट हो जाते हैं जो कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हैं हमारे देश में। स्थिति की अगर बात करें इसकी तो यह आंशिक रूप से सफल थी, यह भी है ना, यह भी पंचवर्षीय योजना। फिर पुनः याद रखने के लिए ये इन स्टील और उद्योग को याद रखिएगा जो कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में रहे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए यह लाइन हो जाती है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अंत में हम इसे देखेंगे। चलते अगले स्लाइड पे। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से 1966 के बीच हमें देखने को मिलती है। लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग। इसमें कृषि के साथ साथ उद्योग दोनों को ही संतुलित रूप से लिया जाता है। और बात करें विशेष की तो 1962 में चीन युद्ध, है ना, और 1965 में पाक युद्ध। हमें इस पंचवर्षीय योजना के तहत हमें ये दो युद्ध हमें देखना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है 1965-66 में भयंकर सूखा हमें देखने को मिलता है हमारे देश में, जिससे परिणाम यह होता है कि इससे यह योजना असफल हो जाती है। क्योंकि इस योजना में काफ़ी हमें संघर्ष देखने को मिलता है, जो कि 1962 में चीन युद्ध हो गया, 1965 का पाक युद्ध हो गया। इसके तहत यह हमारी योजना असफल हो जाती है। तो यह हमारी पहली ऐसी योजना थी जो काफ़ी असफल रही, है ना। इसमें लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था 5.6 का, है ना, तो उसका परिणाम यह हुआ कि ये हमने लक्ष्य रखा था और इसके विपरीत हमें 2.8 का परिणाम मिला, इस उपलब्धि हुई, है ना। तो ये काफ़ी असफल रही हमारे लिए ये पंचवर्षीय योजना। चलते अगले स्लाइड पे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे युद्ध होता है तो उसके बाद क्या हुआ कि यह योजना अवकाश, जो कि हमारे जिसका कारण था कि आर्थिक अस्थिरता, युद्ध और अकाल की स्थिति के कारण इसके बीच में कुछ अल्प विराम दिया जाता है, योजनाएं नहीं बनाई जाती है। तो विशेष ये होता है कि 3 वार्षिक योजना चलाई गई। चलते अगले स्लाइड पे। 3 वर्षों की यह योजना अवकाश जो कि चलाया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं 1969 से, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, जिसका लक्ष्य यह होता है कि यह स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए की जाती है ना। इसमें इसके मुख्य लक्ष्य होते हैं। इसमें नारे की अगर बात की जाए तो इसमें गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी ने इसमें नारा दिया गया था, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। स्थिति की अगर बात करें तो इसमें आंशिक रूप से सफल रही। हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिलती है हमें 1964 के इस योजना के तहत। और बात करते हैं श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति की भी शुरुआत हमें चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत देखने को मिलती है। इस योजना की यह रही कि याद रखने की यही ट्रिक बनी, गरीब की सुनो साथी। तो इसमें जो कि हमारे 3 वर्ष जो कि अवकाश रहे थे, उसके बाद में इन सब चीज़ों से उभरने के लिए हम चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए नारे को देखते हैं, गरीबी हटाओ को, है ना। और यहाँ की स्थिति को भी देख पाते कि यह सफल रही, जो कि हरित क्रांति की शुरुआत देखने को मिलती है, दुग्ध क्रांति की शुरुआत देखने को मिलती है हमें चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। बात करते हैं पंचम पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1974 से 79 तक की हमको देखने को मिलती है। इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा जाता है गरीबी उन्मूलन का, आत्मनिर्भरता का।
फ्रेंड्स ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये जो योजना थी ये 1974 से जो कि हमने बात की थी 74 से 79 तक की थी, लेकिन यह योजना 1978 तक ही चली, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जनता पार्टी की जो सरकार होती है वह बनती है 1978 में, और वह क्या करती है कि जो पंचवर्षीय योजना के काल को समाप्त कर देती है ना, जो 1 साल बचता है उसको समाप्त कर देती है। शुरुआत में तो इंदिरा गांधी जी ने इस योजना को लागू कर दिया था, लेकिन मुरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार आती है तो इसे 1977 के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब विशेष की अगर बात करें तो इसमें न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम जो कि एमएनपी स्टार्ट की थी, है ना। स्थिति की बात करें तो यह जनता पार्टी जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि फ्रेंड 1978 में समाप्त कर देती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि। सो फ्रेंड, हम लोगों ने हर पंचवर्षीय योजना में कुछ न कुछ ऐसे डिशू डिस्कस किए, जो जैसे कि भाई हरित क्रांति कब हुई थी, है ना, किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हुई थी, या फिर दुग्ध क्रांति से रिलेटेड हो गया, या फिर हेराल्ड मॉडल, है ना, हेराल्ड ओमर मॉडल से रिलेटेड हो गया, किस मॉडल के तहत इसे लागू किया गया था, या फिर पीसी महालनोबिस मॉडल कब स्टार्ट किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं डायरेक्टली, जो कि याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये जो पंचम पंचवर्षीय योजना है, तो इसमें विशेष बात ये हो जाती है कि 1978 में समाप्त कर दी, जो कि जनता पार्टी की सरकार ने। चलते फ्रेंड्स अगली पंचवर्षीय योजना पे बात करते हैं हम, छठवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1980 से 85 के बीच में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स 1978 से जो 80 के बीच में था, तो इसमें योजना अवकाश था, है ना, 2 वर्ष का योजना अवकाश होता है। उसके बाद हम बात करते हैं षष्ठम पंचवर्षीय योजना की। कितनी योजना अवकाश डिस्कस हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें जो 3 बार जो योजना अवकाश हमको देखने को मिलते हैं भारत में। षष्ठम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, जो कि गरीबी उन्मूलन, तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा देना इसका परम लक्ष्य था इस योजना का। विशेष की अगर बात करें तो गरीबी रेखा के नीचे जो भी बीपीएल पर इसका ध्यान था, बीपीएल जो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, उन लोगों पर विशेष रूप से इसमें ध्यान आकर्षित किया गया था। यह स्थिति की अगर बात करें तो आंशिक रूप से सफल रही थी षष्ठम पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें जीडीपी वार्षिक लक्ष्य की, तो 5.2 हम लोगों ने वार्षिक लक्ष्य रखा गया था, किंतु यह उपलब्धि के रूप में इसने 5.7 लक्ष्य हासिल किया, जो आंशिक रूप से सफल रही थी ये योजना। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर अगली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। बात करते हैं हम सप्तम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90 के बीच में थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके मॉडल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें मॉडल हो जाता है डब्ल्यू मिलर मॉडल, है ना, डब्ल्यू मिलर मॉडल हो जाता है इसमें। लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें आत्मनिर्भरता, उत्पादकता और आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने का लक्ष्य इसमें रखा गया था, जैसे कि रोजगार का सृजन, उत्पादकता में वृद्धि हो, है ना, तेज आर्थिक विकास की बात हो, या फिर ऊर्जा उत्पादन की बात हो, तकनीकी के आधुनिकीकरण की बात हो, जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार विज्ञान आदि को इस योजना के तहत काफ़ी बढ़ावा मिला था। इस योजना की अवधि की अगर बात करें तो इसमें 1985 से 90 के बीच में हमारे पीएम राजीव गांधी जी थे इसमें, है ना, राजीव गांधी। विशेष की अगर बात करें तो इसमें वही खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विज्ञान आदि को बढ़ावा इस योजना के तहत दिया जाता है। स्थिति की अगर बात करें तो यह सफल योजना कहलाती है ना। अगर हम बात करें जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर की, तो इसमें हम लोगों ने 5.0 का लक्ष्य रखा था, जो कि 6.02 हम लोगों ने प्राप्त किया था, जो काफ़ी अच्छी सफल मानी जाती है योजना। चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना की तरफ से।
तो अगली पंचवर्षीय योजना में हमें 1990 से 92 के बीच में योजना अवकाश देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान संकट के चलते हमें इस काल में योजना अवकाश देखने को मिलता है। जब फ्रेंड सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1990 में ख़त्म हो चुकी थी फ्रेंड, उसके बाद जैसा 1990 है ना, और 91 में क्या होता है फ्रेंड्स कि आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकटों के कारण स्टार्ट नहीं हो पाती है, जिसके चलते 2 वर्षों का वार्षिक योजना अवकाश हो जाता है। क्या होता है 1991 में आर्थिक संकट हमें देखने को मिलता है ना, भुगतान संतुलन संकट में आता है भारत का। जिससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार होता है भारत का, वो कुछ ही हफ्तों के लिए जो कि हम दूसरों से आयात कर सकते थे सामान का, इतना हमारे पास मुद्रा भंडार था। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं ने भी, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक को से भी हमने मदद ली थी उस टाइम पे, जिसके चलते हम लोगों ने फिर बाद में जो कि प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति की स्थापना की जो कि 1991 से लागू होती है ना, जो कि हम बात करते जैसे उदारीकरण हो गए, निजीकरण है ना, वैश्वीकरण की बात करते हैं हम, LPG रिफॉर्म जिसे कहते हैं ना, LPG रिफॉर्म, इसकी शुरुआत की जाती है 1991 में। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि LPG रिफॉर्म जो कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कब से लागू किए गए थे, तो ये 1991 से स्टार्ट हुए थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अगली जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की है ना, जो कि हमें देखने को मिलती है 1992 से 1997 के बीच में। तो इसके अगर लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें मानव संसाधन विकास जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की इसमें लक्ष्य रखे जाते हैं। विशेष की बात की जाए तो इसमें LPG रिफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया ही था 1991 में। स्थिति की बात करें तो यह सफल होती है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी 1992 जब हम LPG रिफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हमारी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ती दिखाई देती है भारत की। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जो कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करते हैं 1993 में, है ना, ध्यान दीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना में दिखाई देती है। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे, अगले पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। हम बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच हमें दिखाई देती है, जिसके लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें विकास के साथ लाभ और गरीबों तक पहुंचाना था, है ना, विकास के साथ लाभों को गरीबों तक पहुंचाना। विशेष की अगर बात करें तो इसमें ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की बात की जाती है। स्थिति जो कि आंशिक रूप से यह अभी सफल रही थी नवीं पंचवर्षीय योजना। चलते फ्रेंड्स अगले पंचवर्षीय योजनाओं पर, जो बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के बीच हमें देखने को मिलती है। लक्ष्य की अगर बात करें तो यह 8% वृद्धि दर, गरीबी घटाना इसका मुख्य लक्ष्य था। विशेष की अगर बात करें तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में हमें इसके लक्ष्य देखने को मिलते हैं। सेवा क्षेत्र का उदय होता है इसमें, है ना, विशेष होता है इसमें, इस योजना के तहत हमें देखने को मिलता है। स्थिति की अगर बात करते हैं औसत रूप से सफल दिखाई देती है, जो कि 7.6% की वृद्धि हमें इस योजना के तहत दिखाई देती है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पंचवर्षीय योजना की, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 के बीच हमें देखने को मिलती है, जिसके लक्ष्य की अगर बात करें तो इसमें तेज व समावेशी विकास इसका लक्ष्य रहता है। विशेष की अगर बात करें तो क्या इसमें विशेष हमें इस योजना के तहत देखने को मिलता है, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश, जो कि हमें 2009 में हमें RTE देखने को मिलता है ना, राइट टू एजुकेशन, 2009 के तहत। और उसके बाद हम स्थिति की अगर बात करें तो इसमें मिश्रित रूप से सफलता हमें इस योजना के तहत दिखाई देती है। चलते फ्रेंड्स अगली पंचवर्षीय योजना की, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना है, जो कि हमें 2012 से 2017 के बीच में दिखाई देती है। लक्ष्य की क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे इसमें, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
इस योजना के परम लक्ष्य थे, अर्थात इसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य रखे गए थे। विशेष बात यह रही इसमें कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है ना, विशेष बात यही थी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। स्थिति की बात करें तो 2015 के बाद नीति आयोग बनने से योजना कमजोर हो गई है ना, जो कि हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की शुरुआत होती है, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 2017 को समाप्त हो जाती है। इन योजनाओं के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे 5 सालों में, उनका यही होता था कि 5 सालों में इन लक्ष्यों को हमें टारगेट करना है, ये चीज़ें करना है। उसके तहत ये काम करते थे। सो जो भी रिजल्ट होता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखे कि किस योजना के तहत सफल रही, असफल रही, कौन से मॉडल अपनाए, नहीं अपनाए। तो हम उसके लिए अगले स्लाइड पे एक जो कि ये स्लाइड दी है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको इस याद रखने की दृष्टि से। तो हम बात करते पहली पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि पर आधारित थी है ना, 1951 में स्थापित की थी है ना, 1951 से 1956 तक की यह योजना थी। तो हमने क्या ट्रिक याद रखी थी, खेत हरा भरा है ना, तो इसमें क्या कृषि हमें देखने को मिलती पहली योजना के तहत। बात करें दूसरी योजना की जो कि 1956 में, जो कि उद्योग पर थी। पहली योजना के मॉडल की अगर बात करें तो हेराल्डोबल मॉडल हमें देखने को मिलता है ना। दूसरे मॉडल की अगर बात करें तो हमें उद्योग देखने को मिलता है, उसके तहत हमें महालनोबिस मॉडल देखने को मिलता है, जो कि हमने ट्रिक के माध्यम से स्टील और उद्योग भारी, ये याद रखा था हमने है ना। बात करते हैं इसी के तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से है ना 1900 कब तक देखने को मिलती है फ्रेंड्स, 66 तक के हमें देखने को मिलते हैं ना। तो इसमें क्या था, संतुलित विकास, मतलब इसमें कृषि और उद्योग दोनों को समान अवसर दिए थे इसमें है ना। तो ये इसका ट्रिक क्या हो जाती है, युद्ध में फंसी। कौन कौन से युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 1962 में हमें देखने को मिलता है चीन से है ना, 1965 का हमारा भारत पाक युद्ध देखने को मिलता है हमें। तो इसमें क्या होती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना युद्ध के तहत क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या हो जाता है इसकी ट्रिक, युद्ध में फंसी। पहली क्या हो गई, खेत हरा भरा, दूसरी क्या हो गई, स्टील उद्योग भारी है ना, दूसरी में। तीसरी क्या हो गई, जो दोनों को समावेश करते थे, उद्योग और कृषि, तो क्या हो जाता है, ये युद्ध में क्या हो जाती है, फंस जाती है। चौथी की बात करते हैं तो चौथी कब होती है, यह होती है 1969 से, क्योंकि इसके बाद में योजना अवकाश हमें देखने को मिलता है। पहले 66 के बाद में हमें योजना अवकाश देखने को मिलता है। तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है, 1969 से स्टार्ट होती है, जो कि गरीबी हटाओ हमें देखने को मिलता है नारा। किसने नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से कब देखने को मिलती है, 79 तक देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है कि मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो कब हो जाती है जनता दल की सरकार, इसको 78 में ही समाप्त कर देती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो इसका लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता। ट्रिक कैसे रहेंगी, खुद पर भरोसा, मतलब आत्मनिर्भर, खुद पर भरोसा। तो कौन सी योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, खुद पर भरोसा मतलब आत्मनिर्भरता। हमने कुछ इम्पोर्टेंट ही इस योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं आठवीं योजना की, जो कि 1992 में हमें देखने को मिलती है, जिसमें क्या बात की गई, मानव संसाधन और उदारीकरण। उदारीकरण हमें एलपीजी रिफॉर्म हमें कब देखने को मिलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म हमें कब देखने को मिलते हैं, 1991 में है ना, जैसा कि हमने बात किए थे। जो कि वित्त मंत्री कौन होते हैं इसके, वित्त मंत्री हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह दिखाई देते इस टाइम पीरियड पे, और पीएम पीवी नरसिम्हा राव थे है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स है ना, आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसमें ट्रिक, नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत, जो कि एलपीजी रिफॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं 1991 से। तो और 92 से क्या होती है कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होती है, एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत। नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से होती है, 1992 से। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बात करते 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है। कब से कब तक थी? 2012 से 2017 के बीच में हमें देखने को मिली। क्या था इसमें? इसकी ट्रिक कैसे होंगी? फास्ट, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ, अर्थात तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास हमें इस योजना के तहत देखने को मिलता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे। जो भी हमने योजनाएं डिस्कस की, जो भी इनके ट्रिक्स डिस्कस की, आप लोग इसे पुनः देख लीजिएगा, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे सारे मॉडल दिए गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग एक साथ में याद रख लीजिएगा। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कि हमने हेराल्ड डोमर मॉडल डिस्कस किया था, जो कि 1951 से 56 तक है। द्वितीय में हमने 1956 से 61 तक के मानलोविस मॉडल पर चर्चा की थी। तृतीय की बात करें तो 1961 से 66 में देखा। कोई खास मॉडल नहीं थे इसमें, है ना। किसी मॉडल पर चर्चा नहीं, जो कि उद्योगों और कृषि दोनों से संबंधित था, है ना। तो यह सफल हुई या असफल हुई थी, बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप। तीसरी योजना सफल थी या असफल थी? जो कि इसमें हमको 1962 का युद्ध और क्या देखने को मिला था? 1965 का युद्ध देखने को मिला था भारत पाक का। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1969 से 74 के बीच में हुई थी। जिसकी मॉडल की अगर बात की जाए तो गॉडगिल फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है ना, राज्यों को फंड बांटने में। पांचवी योजना की अगर बात करती है 1974 से 79 तक के देखने को मिलती है। अगर बात करें तो इसमें क्या, मोरारजी देसाई की जो सरकार बनती जनता दल की, क्या करती है? 78 में ही समाप्त कर देती है। तो इसमें क्या होता है? डीपी धर मॉडल देखने को मिलता है इसमें पंचम पंचवर्षीय योजना में, मिनिमम नीड प्रोग्राम प्लस डीपी धर मॉडल। बात करें छठी योजना की, जो कि 1980 से 85 के बीच में हमें देखने को मिलती है, जिसमें डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, मतलब इसमें डायरेक्ट गरीबी के खिलाफ अटैक की बात की गई है, जो कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात करते हैं ना, जिसमें टेक्नोलॉजी मॉडल भी कहा जाता है इसे, छठवीं योजना को। बात करते हैं सातवीं योजना की, जो कि 1985 से 90 के बीच में हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें भोजन काम उत्पादन उत्पादन का नारा इस योजना के तहत दिखाई दिया गया था, है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पाद का नारा दिया गया था। बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1992 से 97 के बीच देखने को मिलती है, जिसमें जो कि हमारे पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, है ना। मनमोहन सिंह कौन थे? वित्त मंत्री थे। मॉडल की बात करें, इसमें एलपीजी रिफॉर्म में देखने को मिलते हैं 1991 में। बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1997 से 2002 के बीच देखने को मिलती है, जिसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस मॉडल पर अर्थात इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारी डेट्स हो जाती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग आपके लिए, है ना। बात करते हैं 10वीं योजना की, जो कि 2002 से 7 के बीच में हुई थी, टारगेट ग्रोथ मॉडल। इस योजना के तहत फ्रेंड गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के साथ साथ अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया था। इसमें टारगेट ग्रोथ मॉडल था। जो 11वां जो योजना थी 2007 से 12 तक की, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, तीव्रतम समावेशी विकास योजना इस पे थी। बात करते हैं अंतिम की, तो 2012 से 17 के बीच हमें देखने को मिलती है, जिसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर बात की गई थी इस पे, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था जो कि। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे। इस योजना में जो भी सफल रही असफल रही इसके बारे में दिया गया है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली आप पीडीएफ के थ्रू इसे याद कर लीजिएगा, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये स्लाइड हो जाती है, कौन सी असफल रही कौन सी सफल रही क्या रहा, है ना। काफ़ी कुछ इस स्लाइड के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 स्लाइड हो जाती है फ्रेंड्स, ये 12, है ना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। बात करते हैं हम नीति आयोग की।
डियर फ्रेंड्स, इसको 1 जनवरी 2015 को जो कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था को पुराने ढांचे को बदलकर क्या करना था, सहकारी संघवाद पर आधारित नई संस्था को लाना था, है ना। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की अगर देखें तो नीति क्या हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ आप देख लीजिएगा इसे, है ना। क्यों बनाया गया था योजना आयोग, है ना, किस लिए बनाया गया था, इसको हटाकर, जो कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको हटा करके 1 जनवरी 2015 को इसको लाया गया था। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो पहला देखते हैं, केंद्र और राज्य मिलाकर नीतियाँ बनाए, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो था उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, इस नीति को लाया गया था। सेकंड की बात करें, केवल योजना बनाना ही नहीं बल्कि नीतियाँ और रणनीति तैयार करना, जो कि हमने चर्चा की। सी की बात करें, बॉटम अप अप्रोच, जो कि नीचे से ऊपर तक सुझाव लेना। नीचे से ऊपर तक मतलब जो भी नीचे की जो भी संस्थाएं होती है उनसे भी, जैसे राज्य वगैरह से मिलकर जो नीतियाँ जो केंद्र से मिलकर दोनों के बीच में नीतियों का समान रूप से निर्धारण करना, समान रूप से नीतियाँ सुझाव रणनीति बनाना, यह इसका उद्देश्य था। इसी वजह से इस नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के कुछ अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे सतत विकास, एसडीजी की भी बात करता है ना, एजेंडा 230, है ना, एजेंडा 230 की भी बात करता है। और बात करें राज्यों की विशेषता और जो भी आवश्यकताएं थी उनकी उनके ऊपर भी योजना बनाना या फिर कुछ चर्चाएं करना, रणनीति तैयार करना, यह भी इस योजना आयोग का उद्देश्य था। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पे, बात करते हैं मुख्य कार्य की, तो इसमें वही दीर्घकालीन विकास की रणनीति बनाना, है ना, जो कि 15 वर्षीय था, जो है ना विजन डॉक्यूमेंट था। कुछ 15 वर्षीय थे, है ना, दीर्घकालीन, और कुछ 7 वर्षीय रणनीति थी मध्यकालीन, और कुछ 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा था जो कि अल्पकालिक था, है ना। बात करें सतत विकास लक्ष्य, जो कि एसडीजी, जो कि हमारे इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए एसडीजी में। अगले तो इसको देखें तो राज्यों को आर्थिक सहायता और रणनीति मार्गदर्शन देना, राज्यों के लिए आर्थिक सहायता की बात की गई है ना। जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग को थिंक टैंक का भी दर्जा दिया गया है ना, थिंक टैंक की तरह काम करना, नीतियाँ सुझाना, प्रोजेक्ट लागू करना आदि अन्य इसके कार्य हो जाते हैं। चलते अगले स्लाइड पे फ्रेंड्स, संरचना की बात करें तो इसमें अध्यक्ष जो होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री ही रहते हैं हमेशा, है ना। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उपाध्यक्ष को। सीईओ की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी इसके गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य होते हैं। विशेषज्ञ सदस्य की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें इसमें सम्मिलित किया जाता है। चलते अगले स्लाइड पे, बात करें उपाध्यक्ष की इस नीति आयोग के, तो अभी तक कौन कौन रहे या अभी वर्तमान में कौन है, तो बात करते हैं अरविंद पनगड़िया जी की, जो कि 2015 से 2017 के बीच में, जो कि हमारे पहले उपाध्यक्ष थे, है ना। उनके बाद अगर बात करें तो राजीव कुमार जी थे, जो कि 2017 से 2022 के बीच हमें देखने को मिलते हैं। जो अभी करेंट में, जो कि सुमन बेरी जी, जो कि 2022 से वर्तमान तक के है ना, वर्तमान में उपाध्यक्ष है। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री भी थे सुमन बेरी जी। चलते अगले स्लाइड पे फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना ये, कि अभी वर्तमान में कौन है ना, पहले नंबर पे कौन थे। तो अभी सीईओ की अगर बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर जी थे, जो कि 2015 में पहले सीईओ थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। सेकंड नंबर पर अभी अमिताभ कांत जी थे, जो कि 2016 से 2022 तक के।
थर्ड की अगर बात करें तो बी वी आर सुब्रमण्यम हमें देखने को मिलती है वर्तमान में, जो कि 2022 से वर्तमान में सीईओ देखने को मिलती है नीति आयोग के। सो फ्रेंड, ये सारे ही नाम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नीति आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यह नीति आयोग जैसे कि थिंक टैंक कहलाता है ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है नीति आयोग को। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये फाउंड एलोक्वेटर हो जाता है। चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री हो जाता है। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया, जो कि 2015 में थे, है ना। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी जी है, जो कि 2022 से अब तक है। वर्तमान सीईओ कौन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है, बी आर सुब्रमण्यम। 3 दस्तावेज है जो कि कब कब है, जो कि एक 15 वर्षीय विजन होता है, जो कि 15 वर्षीय विजन जो कि दीर्घकालिक होता है। 7 वर्षीय विजन स्ट्रेटजी होती है, जो कि मध्यकालिक होती है। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा होता है, जो कि अल्पकालिक होता है। कुछ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो कि 17 है ना, जिन्हें लागू करने का मुख्य निकाय भी है। चलते फ्रेंड्स अगले स्लाइड पर और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग को कंप्लीट किया इस लेक्चर के माध्यम से। अब साथ ही कुछ एमसीक्यूज भी कंप्लीट करते हैं इसी लेक्चर में। तो फ्रेंड, हम देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो कि एमपी ईएसडी ग्रुप 1 में हमें देखने को मिला था 2025 के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि इसी 2025 में हमें यह देखने को मिला था एमपीएसडी के ग्रुप 1 एग्ज़ाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 को, है ना। जैसा कि हमने डिस्कशन में इसको देखा ही था। चलते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो कि एमपीएसडी ग्रुप 1 के एग्जाम में देखने को मिला था इसी साल। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कृषि विकास। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि एमपीएसडी के ग्रुप 5 में देखने को मिला पैरामेडिकल। इसमें 2024 का यह क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार किस मॉडल पर था। आई होप आप इसका आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, है ना। महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं इसे। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि 2024 में हमें देखने को मिला था ग्रुप 5 में। पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग जो कि 5 ईयर प्लान बनाता था, है ना। नीति आयोग की बात की जाए तो ये तो अभी लागू हुआ है 1 जनवरी 2015 से, है ना। अच्छा, मुझे बताइए, आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ लिया तो वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत दिए गया है। हम लोगों ने आर्टिकल वाले सेक्शन में लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग, वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत दिए गए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि ग्रुप 4 एग्जाम में हमें देखने को मिला था 2023 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किस वर्ष समाप्त किया गया। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 के बीच हमें देखने को मिलती है ना। तो 2017 को समाप्त हो जाता है। चलते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, जो कि ग्रुप 4 एग्जाम में हमें देखने को मिला था 2023 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई।
सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। 1 जनवरी 2015 को हमें देखने को मिलता है नीति आयोग की स्थापना। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जो कि ग्रुप 1 एग्जाम में देखने को मिला 2025 में। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि ग्रुप 5 में देखने को मिला 2022 में लैब अटेंडेंट की एग्जाम में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर जो कि जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, जो कि ग्रुप 1 एग्जाम में आया था, हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, है ना। सॉरी फ्रेंड, इसका हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रूस सोवियत संघ से, है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, जो कि ग्रुप 1 एग्जाम में देखने को मिला हमें 2023 में। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग, जो कि चौथी योजना का मुख्य लक्ष्य था, जिसमें हम लोगों ने औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता की बात की थी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य किसे प्रतिस्थापित करना था? जो कि 2023 में आया हुआ क्वेश्चन ग्रुप 1 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग को, है ना। जो कि नीति आयोग की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को हमें देखने को मिलती है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजना किस प्रणाली पर आधारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रित सरकार पर, जो कि सोवियत संघ की तरह नियोजित विकास पर आधारित थी, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नीति आयोग किसके नेतृत्व में काम करता है? बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किस क्षेत्र पर जोर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योगों पर, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, है ना फ्रेंड्स, जिसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें हमें कई हमें उद्योग देखने को मिलते हैं, जिसमें दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, है ना, राउरकेला हो गया। हमें कई इस्पात कारखाने हमें देखने को मिलती है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, नीति आयोग की कार्य प्रकृति कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक एवं नीति निर्माता की प्रकृति है नीति आयोग की, है ना।
जो परामर्श और नीति बनाने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि कितने वर्षों की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों की। अगर बात करें तो 1951 से हमें 1956 तक के देखने को मिलता है ना। इस तरह से फ्रेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं डेट को लेके भी कि कब से कब तक थी, या फिर जैसे हम लोगों ने 74 से 79 वाली देखी थी है ना, जिसमें 78 में समाप्त हो गई थी। इस तरह से फ्रेंड डेट पूछ ली जाती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए वो स्लाइड। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। इसमें जो कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का इसका भी मुख्य उद्देश्य था, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी इसमें। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। पंचवर्षीय योजना स्थगित क्यों कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग की स्थापना के कारण, जो कि 2015 में नई व्यवस्थाओं के कारण इस योजना को बंद की गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि 2023 में हमें देखने को मिल रहा था ग्रुप 1 एग्जाम में। नीति आयोग का मकसद केंद्र और राज्य के बीच क्या करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सहयोग करना, जो कि केंद्र राज्यों के बीच में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो इस तरह से फ्रेंड आज के हमारे यह 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल फैक्ट जो देखे है ना, जो भी स्लाइडें हमने देखी इस डिस्कशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते, चाहे वो डेट को लेकर हो, है ना, चाहे वो उनके मॉडल को लेके हो, है ना, या फिर आपके विकास विकसित या फिर वो सफल रही या फिर असफल रही इनको लेकर हो, है ना, या फिर एलपीजी रिफॉर्म के डेट्स को लेके हो कि कब लागू किए गए थे, कौन इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे नहीं थे। हम लोगों ने फिर उसके बाद जो नीति आयोग की बात की, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके सीईओ रहे हैं ना, उसके बाद में कौन इसके अध्यक्ष है, कौन उसके उपाध्यक्ष है, इस पर चर्चा की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें इस लेक्चर के माध्यम से याद रही होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन दिखेंगे और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर दोगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।